हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। और आज हम अपनी रिवीजन सीरीज को ही फिर से आगे बढ़ाएंगे और चैप्टर नंबर 2 हमारी थर्ड बुक एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको आज कवर करेंगे। और प्रीवियस 2 रिवीजन वीडियोस में हमने बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी कवर कर दिया और साथ में स्टेटमेंट ऑफ P&L भी हमने कंप्लीट कर दिया। तो अब जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल चैप्टर है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर हमें किसी ऑप्शन के साथ नजर आ गया तो फिर ये हमें मार्क्स हमारे कम करवा देगा, तो हमें वो काम करना ही नहीं है और हमें इस चैप्टर को भी अच्छे से कवर करना है। तो चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो इसको डिफाइन करेंगे अगर कि भाई मीनिंग क्या होता है इसका, तो इसका मीनिंग होता है एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी इन ऑर्डर टू टेक द प्रॉपर इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ द कंपनी इज नोन एज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये हो गए हमारे डेफिनेशन ऑफ द चैप्टर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का कि व्हाट आर द वेरियस टेक्निक्स या फिर टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसके क्या क्या टूल्स होते हैं, क्या क्या टेक्निक्स होती हैं। तो बच्चों टोटल हमारे पास 4 टेक्निक्स होती हैं। पहली होती है कॉमन साइज स्टेटमेंट, नेक्स्ट होता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, तीसरा होता है कैश फ्लो, और उसके अलावा एक और होता है जिसे हम बोलते हैं रेशियो एनालिसिस। तो सबसे पहले कंपैरेटिव स्टेटमेंट, जिसमें हम एक ईयर को कई सारे ईयर से कंपेयर करते हैं, उसे कहते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट। इसका न्यूमेरिकली हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट, जब हम एक साल को ही पूरा एनालाइज करते हैं, एक बेस ईयर लेते हैं, तो उसे कहते हैं हम कॉमन साइज स्टेटमेंट। अगर बुकिश लैंग्वेज में मैं आपको बोलूं, the statement which individual item of financial statement are calculated and converted into percentage taking a common base, तो उसको बोलेंगे हम कॉमन साइज स्टेटमेंट। तीसरा होता है रेशियो एनालिसिस, जो अरिथमेटिकल रिलेशनशिप्स होते हैं, हमारे फ्रैक्शंस होते हैं, उसको अकाउंट का अगर हम रेशियो एनालाइज करें या उसका रिलेशन बनाएं तो उसे कहते हैं अकाउंटिंग रेशियोज। द अकाउंटिंग रेशियो इज द रेशियो ऑफ द रिलेशन ऑफ 2 इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, दिस इज नोन एज अकाउंटिंग रेशियो। तो अकाउंटिंग रेशियो में हम 2 इंटरडिपेंडेंट आइटम्स ऑफ अ कंपनी को एनालाइज करते हैं, रिलेट करते हैं, तो इस रेशियो को कहते हैं रेशियो एनालिसिस या फिर अकाउंटिंग रेशियोज। फोर्थ टेक्निक है हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट जिसमें हम अपनी कंपनीज का इनफ्लो और आउटफ्लो देखते हैं और उसका जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसमें ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सबको शो करते हैं, उसे कहते हैं हम कैश फ्लो स्टेटमेंट। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग या फिर व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनालिसिस। इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनालिसिस, जब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एनालाइज करते हैं इंटरनल एनालिसिस। आउटसाइडर्स की वर्किंग को एनालाइज करना, जैसे कॉम्पिटिटर्स है और इन्वेस्टर्स है, बैंकर्स है, तो इसे कहते हैं हम एक्सटर्नल एनालिसिस। नेक्स्ट है बेटा हमारा जिसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एनालिसिस। सबसे इंपॉर्टेंट यही एनालिसिस लगता है। हॉरिजॉन्टल, जिसको हम डायनामिक भी कहते हैं, और इसको हम टाइम सीरीज एनालाइज भी करते हैं, जहां पर एक से ज्यादा साल का एनालाइज एक साथ करते हैं, तो उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स इज नोन एज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। टाइम सीरीज भी कहते हैं, डायनामिक भी कहते हैं बेटा इसको, और इसका एग्जाम्पल होता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। नेक्स्ट है हमारा स्टैटिक एनालिसिस, जिसको हम वर्टिकल भी कहते हैं, इसको क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस भी कहते हैं, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस भी कहते हैं,
और इसको हम स्टैटिक एनालिसिस भी कहते हैं। इसका एग्जांपल कॉमन साइज स्टेटमेंट है, और 1 साल के ही हम एनालाइज करें फॉर 1 ईयर ओनली तो उसे कहते हैं बच्चों कॉमन साइज स्टेटमेंट, जो कि किसका एग्जांपल है, हमारे वर्टिकल एनालिसिस का। तीसरा होता है बेटा हमारा इंटर फर्म कंपैरिजन और इंट्रा फर्म कंपैरिजन, इंटर फर्म कंपैरिजन और इंट्रा फर्म कंपैरिजन, इंटर फर्म कंपैरिजन एंड इंट्रा फर्म कंपैरिजन। तो अगर हम एक फर्म का दूसरी फर्म से या फिर एक कंपनी का दूसरी कंपनी से हम कंपैरिजन करें तो उसे कहते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन। और जहां पर विद इन द फर्म एक डिपार्टमेंट टू अदर डिपार्टमेंट कंपैरिजन है तो उसे कहते हैं हम इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इंटर फर्म कंपैरिजन का दूसरा नाम क्रॉस सेक्शनल कंपैरिजन एनालिसिस होता है, जो कि स्टैटिक वर्टिकल का भी दूसरा नाम था। और इंटर फर्म के साथ साथ इंट्रा फर्म का दूसरा नाम टाइम सीरीज एनालिसिस भी होता है, जिसका दूसरा नाम हॉरिजॉन्टल में भी आया था। तो ये बात 1 मार्क्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ध्यान में रखना कि एक ही अदर नेम 2 चीजों के हैं तो कहीं 1 मार्क्स की कोई कमी आपके पेपर में ना हो जाए। नेक्स्ट है बेटा हमारा प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कि भाई इसका प्रोसेस क्या होता है। तो हम इसका प्रोसेस होता है, सबसे पहले तो हम डेटा सारा रीअरेंज करते हैं, अरेंज करने के बाद उसको कंपेयर करते हैं ईयर बाय ईयर या फिर 1 ईयर में परसेंटेज कन्वर्ट करके बेस ईयर लेके, फिर हम डेटा कंपेयर करने के बाद उसे एनालाइज करते हैं, उसको मतलब कैलकुलेट करते हैं और फिर रिजल्ट इंटरैक्ट करते हैं। तो एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन मतलब रिजल्ट निकालते हैं, तो इसे कहते हैं प्रोसेस ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट है जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कि इसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो 4 ऑब्जेक्टिव अच्छे से कर लो और इन सब के नाम पढ़ लो कि अगर एग्जाम में 1 मार्क्स में आ जाए कि कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, जिस टाइप से क्वेश्चन दिखता भी है तो हमें सारे पॉइंट्स पता होना चाहिए। मेरे साथ साथ याद करो, पहला होता है असेसिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, असेसिंग द अर्निंग कैपेसिटी। दूसरा असेसिंग द मैनेजरियल एफिशिएंसी। तीसरा बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। चौथा असेसिंग द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। ये पॉइंट्स अच्छे से कर लो। और बेटा एक और कर लो, क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला, पॉइंट्स दिए होंगे वो पूछेंगे इसमें कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट है हमारा इंटर फर्म कंपैरिजन। तो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव पढ़े हमने, असेसिंग द अर्निंग कैपेसिटी, असेसिंग द मैनेजरियल एफिशिएंसी, असेसिंग द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग और इंटर फर्म कंपैरिजन। तो यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्टिव्स भी तैयार हो गए। नेक्स्ट है बेटा हमारे कि भाई इसके यूजेस क्या होते हैं हमारे। तो यूजेस होते हैं, पहला अगर हम डेबिट क्रेडिट की बात कर रहे हैं तो डेबिट एनालिसिस, क्रेडिट भी लेते हैं अकाउंटेंसी में क्रेडिट एनालिसिस, शेयर्स भी पढ़े हैं 12th में तो सिक्योरिटी एनालिसिस, तो फिर डिविडेंड भी तो पढ़े थे तो डिविडेंड डिसीजंस। तो दीज आर द 4 पॉइंट जो आपको केवल नाम रखने हैं दिमाग में, डेबिट एनालिसिस, क्रेडिट एनालिसिस, सिक्योरिटी एनालिसिस और डिविडेंड डिसीजंस। दीज आर द यूजेस ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट है बेटा हमारा कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलेंगे कि भाई इसके यूजर्स कौन है। तो केवल मैनेजर्स, प्रोप्राइटर्स, ओनर्स, ये याद रख लो कि ये इंटरनल है, उसके अलावा जितने भी नाम आ जाएं वो ऑल आर द एक्सटर्नल यूजर्स। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट है हमारा 8th पॉइंट जिसको हम बोलेंगे कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये वही है जो हमने 11th में पढ़ा था। क्या पहला होता है इग्नोर्स क्वालिटी, हमारी क्वालिटी को इग्नोर करते हैं अकाउंटेंसी में, क्वालिटी हमेशा इग्नोर की जाती है। दूसरा होता है विंडो ड्रेसिंग, काउंटर पे डेटा मैनिपुलेट हो जाते हैं।
नॉट फ्री फ्रॉम बायस, पार्शियलिटी से कमी नहीं है, कहीं ना कहीं पार्शियलिटी हो जाती है। हिस्टोरिकल कॉस्ट पे डिपेंडेंट है, और कहीं ना कहीं जो हमारी वैल्यूज हैं, ओरिजिनल कॉस्ट है, हम उनको ही यूज करते हैं जब हम उसको डेटा को लिखते हैं। जैसे हम कभी भी बैलेंस शीट में अगर हम वैल्यू लिख रहे हैं तो प्राइस लेवल चेंजेस हमेशा इग्नोर कर देते हैं। जैसे हमने कोई चीज 4 लाख की ली, लेकिन अब वो 3 की है, 2 की है, 1 की है, तो हम इसे इग्नोर करेंगे, हम कॉस्ट प्राइस लिखते हैं। तो इग्नोर द प्राइस लेवल चेंजेस, हिस्टोरिकल कॉस्ट, window dressing, ignores quality, not free from bias is the limitation of analysis of financial statement। एक सजेशन है मेरा, आप इसके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अगर आप लिमिटेड पढ़ना चाहते हैं तो हिस्टोरिकल और वर्टिकल को अच्छे से कर लीजिए। लिमिटेशंस के केवल हेडिंग्स पढ़ लीजिए, क्योंकि नॉट द लिमिटेशन, नॉट द ऑब्जेक्टिव, इस टाइप से क्वेश्चन आपको दिखेंगे और दिखते भी हैं। सारे लिमिटेशंस की हेडिंग्स पढ़ लीजिए, सारे ऑब्जेक्टिव्स की हेडिंग्स पढ़ लीजिए, टेक्निक्स को लॉन्ग में तैयार करिए और ऑब्जेक्टिव्स को भी। यूजर्स की बात करूं तो यूजर्स 2-3 बस इंटरनल है, बाकी सारे एक्सटर्नल हैं। इंटरनल में प्रोप्राइटर है, ओनर है, और जो हमारा मैनेजर है, ये सब इंटरनल में आते हैं, बाकी सब एक्सटर्नल है बच्चों। और इस तरह से हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। इसमें हिस्टोरिकल, वर्टिकल, लिमिटेशंस और ऑब्जेक्टिव्स को बिल्कुल इग्नोर मत करिए, इसको अच्छे से करिए। नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत अच्छी प्रोडक्टिव मिलेगी, उसमें आपको 4 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन रेडी कराऊंगी ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट एज वेल एज स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो उसको अच्छे से करिएगा, 4 नंबर का आएगा। ये चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो शायद रेशो के संग चॉइस में दिख सकता है, तो हम इसको भी इग्नोर नहीं करेंगे। आपको बस में छोटा सा काम करना है, वो है वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है बच्चों। मैं अपना जब उस पे यूट्यूब स्टूडियो पे अपना एनालाइज देखती हूँ ना वीडियोस का, तो मुझे लगता है 80 से अबव परसेंटेज बच्चे मुझे नॉन सब्सक्राइब वाले देख रहे हैं। सब्सक्राइब वाले तो 15% देखते हैं बेटा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब करेंगे तो न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। बस इतना ही है, बाय बाय।